देखो, आज हमें ब्रह्मांड करना है और सौरमंडल करना है। कल वाली क्लास में यहाँ तक हो गया था, बल्कि थोड़ा आगे तक ही हो गया था। लेकिन आज एक बार शुरू से हल्का सा रिवाइज करते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे इसे। तो शुरू से मतलब यहाँ से हमने किया था कि ज्योग्राफी क्या है, कैसे है, एक हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे हमने पहले किया था कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफी, है ना। तो ग्राफी का मतलब जो अध्ययन, जो उसका लेखन है, और जियो मतलब पृथ्वी से संबंधित, यानी कि भूगोल, पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित चीजों का अध्ययन है। अब दिया किसने, तो वो इरेटोस्थनीज है, ये नाम बाद में आ जाएगा। उससे पहले हमने किया था, अगर यहाँ पे हम भूगोल के प्रकार की बात करें कि भूगोल अलग अलग टाइप में बहुत सारा अध्ययन होता है भूगोल के अंतर्गत। हम मानव भूगोल का भी अध्ययन करते हैं, हम भौतिक भूगोल का भी अध्ययन करते हैं। दो मुख्य पार्ट हैं भूगोल के, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं हम मानव संस्कृति का भी अध्ययन करते हैं, सभ्यता का भी अध्ययन करते हैं, आर्थिक दृश्य भी देखते हैं भूगोल में। हम उसके बाद में सामाजिक दृश्य भी देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के तब भूगोल बनता है। हम राजनीतिकल पॉलिटिकल व्यू भी देखते हैं भूगोल में। तो ये हमने किया था। तो हम मुख्यतः विश्व भूगोल और भारत भूगोल करेंगे, और इन सब चीज़ों को इन्हीं में समाहित करते हुए चलेंगे, एक संश्लेषित विधि जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने जब किया, इसके बाद में हमने देखा कि ज्योग्राफी से संबंधित जो लोग हैं जिन्होंने ज्योग्राफी पर काम किया वो कौन है। तो वहां पर हमने किया कि बहुत पहले से ज्योग्राफी के टर्म्स चलते हुए आ रहे हैं। और कब से, 500-600 ईस्वा पूर्व से। ज्योग्राफी के पिताजी ने बोला जाता है इराटोस्थनीज। लेकिन इराटोस्थनीज से पहले जो ये हैं हिकेटियस, उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी, पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी से संबंधित कुछ चीजें बताई, जिसके भी आप पर उन्हें पृथ्वी का भूगोल का जनक बोला गया। लेकिन मुख्य रूप से भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत सारे सिद्धांत इराटोस्थनीज ने दिए। ठीक है, तो भूगोल का पिता, जनक, पितामह है इरेटोस्थनीज। क्या किया इन्होंने, भूभौतिकी के बारे में बताया। दो चीजें याद ही रखनी थी हमें, भूभौतिकी और वास्तविक भूगोल का पिता। अगर किसी को कहा जाएगा तो वो किसको, इरेटोस्थनीज को केवल। क्योंकि भूगोल के व्यवस्थीकरण का जो रूप दिया है वो किसने दिया है, इरेटोस्थनीज ने, ठीक। उसके बाद में हमने किया था, ज्योग्राफी का शब्द जो सबसे पहले दिया वो किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने, ठीक। पृथ्वी की परिधि, लीफ वर्ष, और झुकाव पृथ्वी का, और सूर्य से दूरी, इन सब चीजों के बारे में जो हमें बताया वो किसने बताया, इरेटोस्थनीज ने। ध्यान रखना है इसको। फिर हमने आगे किया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। मुख्य रूप से अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या काम किया, वर्तमान में जो भूगोल का स्वरूप है उसको, वो उस स्वरूप को दिया। तो वर्तमान भूगोल के जो जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, या फिर दूसरे नंबर पे कार्ल रिटर। ये मैंने कल भी बताया था कि किस तरीके से दोनों में क्या है कि वो व्याख्या ज्यादा कर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए। और दूसरी चीज कब का है ये, अभी से अगर बात करें तो 250-300 साल पहले की बात है, जब इन्होंने इसकी व्याख्या की, वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक, उसके बाद है फ्रेडरिक रेडजेल, इनको बोला जाता है मानव भूगोल के पिता। क्यों, वो भी बताया था कि मानव से संबंधित, मानव को केंद्र में रख के, और तब भूगोल के सिद्धांत, भूगोल की व्याख्या या भूगोल के ऊपर जो काम करते हैं वो कौन, फ्रेडरिक रेडजेल। बताया था मानव, ये मानचित्र, मानचित्र क्या, ये जो छपा हुआ है, वो मानचित्र जो छपा हुआ है, इसका जो पहला रूप जो दिया महाद्वीप, पृथ्वी, ये सब, तो वो किसने, अनेक्जीमेंटर ने। और ये जो ग्लोब बनाया, गोल, पृथ्वी को गोलाभ रूप देके और समझाया, तो वो किसने, मार्टिन बेहम। तो ये हमने कर लिया था। उसके बाद हम आए भूगोल पे कि हमने भूगोल में पढ़ना क्या क्या है, इस चीज पर बात हुई। तो भूगोल में क्या, एक हम चल सकते हैं कि छोटे से बड़े रूप की तरफ चल सकते हैं, ठीक है, शहर, जिला, प्रदेश, देश, महादेश, महाद्वीप, और फिर विश्व और ब्रह्मांड, इस तरीके से चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वाला पार्ट छोटा होता है, कम पढ़ना होता है, हमें पृथ्वी को, विश्व को और भारत को ज्यादा पढ़ना होता है, इसलिए हम बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। तो हम किधर से चलेंगे, ब्रह्मांड, उसके अंदर आकाशगंगा है, आकाशगंगाओं के अंदर तारामंडल, तारे मंडलों के अंदर तारे, सौरमंडल, उसके अंदर पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर जब चलते हैं तो महाद्वीप और देश आते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में हमने किया
कि ये हमने देखा कि गैलेक्सी है, किस तरीके से ब्रह्मांड, गैलेक्सी, सौरमंडल, और ये हेली धूमकेतु अभी बताऊंगा इनके बारे में, ये छोड़ दिया था। ये देखा था उसके बाद में कि ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड के बारे में हमने बात की कि ब्रह्मांड क्या है। इसके लिए कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ विचार, कुछ सिद्धांत लोगों ने दिए हुए हैं। जैसे कि टोल्बी एक व्यक्ति हैं, टोल्बी ने क्या बताया था कि टोल्बी ने ये बताया कि भूमि केंद्र में और बाकी जो पिंड हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये सब इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिद्धांत महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर परिक्रमण और इनसे संबंधित व्याख्या की गई, तो वो टोल्बी के द्वारा सिद्धांत को याद रखना है, भूकेंद्रीय सिद्धांत। वराहमिहिर क्या बताया इन्होंने, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत नहीं, सूर्य है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है, और पृथ्वी की चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। एक तरीके से सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है, लेकिन पूर्ण रूप से सैद्धांतिक रूप से स्पष्टीकरण और उसका पुष्टिकरण ये नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोपरनिकस को ये माना गया कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया है। डिफरेंस बताया था कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की, सूरज की खोज कोपरनिकस कर रहे हैं, मतलब ग्रहों की खोज कोपरनिकस कर रहे हैं। लेकिन वो ग्रहों की गति के नियम नहीं बता रहे हैं, उनके नियम की किस तरीके से सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो सारी चीजें वो नहीं बता रहे हैं। उस सब चीज को कौन बता रहे हैं, केपलर। तो ये मैंने बताया था। ठीक, इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है बिग बैंग पे। मैंने बताया अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिद्धांत चलते हैं। तो वो जो सिद्धांत अलग अलग सिद्धांत हैं वो किस तरीके से, ये भी बताया कि सोच बदलती रहती है। पहले दार्शनिक लोग थे, वो अपने हिसाब से सोच रहे थे, धीरे धीरे जैसे आविष्कार होते चले गए टेलीस्कोप का और बाकी सारी चीजों का, वैसी वैसे खोज होती चली गई। जैसे जैसे खोज होती चली गई तो वो सिद्धांत और थ्योरीज बदलती चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिग बैंग वर्तमान में जो थ्योरी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो एक बिग बैंग से हुई है। ये वर्तमान में थ्योरी अभी प्रचलित है। तो इसको जो दिया वो किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, एक बार यहाँ से हम दोबारा ले लेते हैं इसको, ठीक, कि किस तरीके से जॉर्ज लेमेंटियर ने इसको दिया, व्याख्या वैगनर ने करी। और इसका अनंत ताप दाब और वाला एक पिंड जो अति संकेंद्रण बताया था मैंने कि किस तरीके से प्रेस होकर और उसमें धमाका हो जाता है और वो किस तरीके से फैल जाता है, उदाहरण भी दिया था। तो उसी से सारा ब्रह्मांड, हमारी गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के अंदर तारा, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह, सब कुछ उसी से बना हुआ है। ये थ्योरी है, ठीक है। यहाँ तक हमने कल कर लिया। चलो इतना हो गया। अब इससे आगे का यहाँ से समझते हैं। एक बार बिग बैंग से ही ले लेता हूँ मैं। देखो बिग बैंग क्या था कि एक ये वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक, कौन, ये जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जॉर्ज लेमेंटियर भी संबंधित हैं बिग बैंग थ्योरी से और वैगनर भी संबंधित हैं, ठीक। पूर्ण रूप से व्याख्या कर रहे हैं वैगनर, इसलिए इनका नाम भी आना जरूरी है। तो कई बार इनका जॉर्ज लेमेंटियर का नाम नहीं होगा तो वैगनर का आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। अब ये क्या है कि एक पिंड है, ऐसा इन्होंने थ्योरी दी कि जितना भी ब्रह्मांड, जितना भी और छोर हमें रात को तारे दिखाई देते हैं, दिन में सूरज दिखाई देता है, ग्रह नक्षत्र कुछ भी जो दिखाई दे रहा है, वो सारी की सारी चीजें क्या हुई एक समय में कि वो सिकुड़ती चली गई, सिकुड़ गई और सब एक जगह आके इकट्ठा हो गई, ठीक। जब एक जगह आके इकट्ठा हो गई तो उससे क्या होता है, उस जो पिंड था, अब सोचो जो इतने बड़े स्वरूप में फैला हुआ हो, अगर वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाए और एक सूक्ष्म रूप में हो जाए तो उसका घनत्व कितना हो जाएगा। घनत्व जिसको नहीं पता, मैंने पहले भी बताया, कल भी बताया कि घनत्व का मतलब होता है क्या, कोई चीज किस आकार में, किस आकृति में, कितना स्पेस लिए किस स्पेस में कितनी भरी हुई है। फिलहाल ऐसे मान सकते हैं कितना आयतन वो घेरे हुए है, ठीक। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया कि रुई है, रुई फैली हुई है, खुला हुआ घनत्व है उसका, ठीक, कम घनत्व है, उसको जैसे जैसे प्रेस करते चले जाएंगे मतलब उसका घनत्व बढ़ता चला जाएगा। एक एग्जाम्पल सीधा सीधा सा जो रहता है, घनत्व, घन के तो सुना होगा, घन का, घन के बाल, घन के हैं, बाल सीधे हैं, है ना, सुना होगा। जैसे मेरे बाल हल्के हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीधे, हल्के। और जैसे तुम्हारे बाल घन के हैं, है ना, तो वो क्या, खोपड़ी इतनी है लेकिन उस पर क्या है, बालों की डेंसिटी, बाल बहुत ज्यादा है, तो मतलब घनत्व बढ़ गया वहां पर। सीधा सीधा एग्जाम्पल याद रह जाएगा। तो घनत्व का मतलब उस स्पेस में, किसी स्पेस में कोई चीज कितनी भरी हुई है, कितनी घन की है, ठीक। अब जब इतना बड़ा ब्रह्मांड एक जगह आके इकट्ठा हो जाएगा
सोचो उसका घनत्व कितना ज़्यादा हो जाएगा, उसको कितना प्रेस कर दिया जाएगा। अब जब बहुत ज़्यादा प्रेस कर दिया जाएगा तो वही चीज़ मैंने कल उदाहरण दिया था, क्या कि जैसे चौलाई का लड्डू है, चौलाई को हम समेटते चले गए, लड्डू बना दिया। अब लड्डू को भी हम प्रेस कर रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट तो होगी, एक क्षमता ही तो होगी। अब लड्डू चौलाई का जैसे ज़्यादा प्रेस किया, वो एक साथ क्या होता है, फूट जाता है। और जैसे ही फूटता है वो सारे में बिखर जाता है, और जब बिखरता है तो उसमें किस तरीके से बिखर रहा है, ये एक लड्डू है, जैसे ही ये फूटा तो कुछ यहाँ पे गिरा, इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से आ गया, एक एक गुच्छा यहाँ पे गिरा, इसके चारों तरफ इस तरीके से आ गया, एक यहाँ पे गिरा, इसके चारों तरफ इस तरीके से आ गया। अब जितने ऐसे बहुत सारे गुच्छे होंगे जो फैला, ठीक सारे में गिरा कमरे में। अब जो वो फैला है उसमें बहुत सारे गुच्छे हैं, और बहुत सारे गुच्छों में छोटे 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 गुच्छे हैं, है ना, जिनमें बहुत सारे चौलाई के दाने लगे हुए हैं। अब वो जो चौलाई के दाने लगे हुए हैं, अब सोचो वो एक एक गिरह हैं, वो एक एक गिरह अपने साथ वाले से लिपटे हुए हैं, एक गुच्छे में है। तो वहीं से क्या हो रहा है, एक एक ग्रह, उपग्रह, पिंड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक एक गुच्छे में है, तो वो बने बहुत सारे हमारी गैलेक्सीज, आकाशगंगाएं। उनमें भी छोटे 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 से हैं जो एक जगह इकट्ठे हैं, एक जगह कुछ पड़ा है, एक जगह कुछ, एक जगह कुछ। वो हुए हमारे तारामंडल, तारे। और वो जो एक एक दाना है वो ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ऐसी चीजें। समझ गए? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकल कर लेना, चौलाई का लड्डू, या फिर दूसरा प्रैक्टिकल, मिट्टी का डला। मिट्टी के डले को जैसे ही प्रेस करेंगे, पीली मिट्टी का, हल्की मिट्टी का, टूटेगा, टूटेगा, बिखरेगा, बिखरेगा तो बहुत सारी जगह छींट पड़ेंगी उसकी। वो सारी गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज में जो एक एक जगह छोटे छोटे से कण पड़े हुए हैं, वो हमारे सौरमंडल, और छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण हैं वो हमारे ग्रह। समझ गए अब? तो वैसे ही इसके साथ हुआ। तो अब जब ये विस्फोट हो रहा है तो उसको बोला हमने बिग बैंग, बड़ा धमाका, महाविस्फोट, महाविस्फोट, ठीक। उससे, उसके कारण क्या हो रहा है, देखो, अनंत घनत्व हो गया। जब घनत्व हो गया तो उसका दाब भी बढ़ जाएगा, प्रेशर, प्रेशर बढ़ रहा है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। जब प्रेशर बढ़ेगा ताप भी बढ़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा, वो घनत्व कम करने की कोशिश करेगा। तो इसके कारण क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट के कारण क्या हो रहा है, करोड़ों आकाशगंगाएं, करोड़ों तारे, और करोड़ों ग्रह, और अरबों ग्रह और उपग्रह, ये सारी चीजें बनी। ये बता दी मैंने। अब उसका अगर हमें देखना है कि किस तरीके से, तो पहले एक बार ये देख लेते हैं आगे, कि आकाशगंगाओं में हमें चलना है कि आकाशगंगाएं क्या हैं, किस तरीके से हैं। तो देखो, पहले हम ब्रह्मांड को अगर देखें तो ये ब्रह्मांड का रूप है, ठीक है। वो जो छिटकाव हुआ बिग बैंग से, वो इस तरीके से फैला, जहां तक अनंत तक हमारा और छोर, हमें अभी तक तो उसकी लिमिटेशन पता नहीं है। आगे हो सकता है 200, 400, 500, 1000, 2000 साल बाद पता चल जाए। तो क्या हो रहा है, जैसे ये एक गैलेक्सी, ठीक है, ये एक गैलेक्सी, 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 मतलब हमें पता नहीं है दूर दूर तक, जहां तक अभी तो ये जितना आ गया उतना आ गया। यहाँ एक गैलेक्सी, ये बनाया हुआ चित्र है, तो इसमें उतना नहीं, मतलब एग्जैक्टली नहीं, लेकिन इस तरीके से गुच्छे गुच्छे गुच्छे, ये एक गैलेक्सी, ये एक गैलेक्सी। अब इनमें भी करोड़ों अरबों तारे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मांड। अब इनमें जो करोड़ों अरबों तारे हैं, वो किस तरीके से हम अपनी गैलेक्सी को देखते हैं। तो ये हमारी गैलेक्सी है, मान लिया। अब देखो, इस गैलेक्सी में, इस आकाशगंगा में, ये आकाशगंगा, और उसमें ये जो छोटे 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 दिख रहे हैं तारे। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये जो तारा इतना हिस्सा दिख रहा है, या ये हमें इतना हिस्सा दिख रहा है, या इतना हिस्सा दिख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एक तारामंडल हो। अभी बताऊंगा तारामंडल क्या होते हैं, तारों का एक समूह, ठीक है। तो ये तारामंडल हो, या फिर ये तारा हो, और उपग्रह ग्रह इसके चारों तरफ घूम रहे हो, ठीक है। तो ये एक बड़ी सी चीज, उसके अंदर बहुत सारे करोड़ों अरबों तारे, ठीक। अब हम चलते हैं अपने सौरमंडल पर, ये सौरमंडल है, ये हेली धूमकेतु वगैरह हैं। तो हम कहाँ थे, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और गैलेक्सी यहाँ पर थे। तो हमें जो करना है वो ये करना है, क्या, कि हम जो गैलेक्सी, आका बहुत सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड में किस चीज का निर्माण हुआ, गैलेक्सीज का, यानी कि आकाशगंगाओं का। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी आकाशगंगा में हैं। तो पहली बताया मैंने, ऐसे हजारों लाखों आकाशगंगाएं हैं,
उनमें से जहां पर हम हैं वो क्या है, उसको बोलते हैं हम दुग्ध मेखला मिल्की वे। आकाशगंगा जो सामान्यतः बोल देते हैं वो, जैसे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है उसको दूर कर देता हूँ यहाँ पे मैं। जैसे हम बोलते हैं कोलगेट करके आए हो, कोलगेट है ना, जो हम करते हैं वो टूथपेस्ट होता है, लेकिन उसको देसी भाषा में क्या बोल दे रहे हैं, कोलगेट। क्यों? क्योंकि कोलगेट कंपनी ने उसको निकाला पहले, अब उससे ही प्रचलित हो गया। अब जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के, वो बोलेंगे मारुति, कोई सी भी गाड़ी है तो मारुति है ना, वैन बोल दिया किसी को भी, लेकिन अलग अलग सेगमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, हम सबको सामान्य रूप में आकाशगंगा ही बोल रहे हैं, अपनी वाली को भी हम आकाशगंगा ही बोल रहे हैं, ठीक है, जो सामान्य रूप है। लेकिन आकाशगंगा या मंदाकिनी क्या है, गैलेक्सी क्या है, ऐसी हजारों लाखों गैलेक्सी जो ब्रह्मांड में है, उनमें से जो अपनी है वो कौन सी है, दुग्ध मेखला मिल्की वे। और इसका आकार जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा है, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब क्या होता है, सर्पिलाकार का मतलब होता है ये, जो ये नोट्स में, किताबों में, कॉपियों में देखते होगे, ये स्पाइरल, स्पाइरल होता है ना, स्पाइरल्स। तो इसका होता क्या है, सर्पी, सर्प के आकार जैसा कुंडली मारता हुआ, ठीक। वो जो स्पाइरल शेप है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली गोल नहीं, स्पाइरल, इस तरीके से, ये इस टाइप की शेप। तो ये जो शेप है वो क्या है, स्पाइरल, सर्पिलाकार। तो अपनी जो आकाशगंगा है वो कैसी है, स्पाइरल शेप में है। क्या उसमें तारेमंडल है, सौर मंडल है और धूमकेतु है। अब अलग अलग चीज क्या है, पहले एक बार ये फैक्ट हमें क्योंकि करने पड़ते हैं तो फैक्ट करेंगे और फिर उनको समझेंगे। तो तारामंडल क्या होता है, तारामंडल होता है तारों का समूह, ठीक है। पहले मैं वो दिखा देता हूँ कि अपनी जो गैलेक्सी है ये है, और ये क्या है, सर्पिलाकार, देख लोगे अंदर से इस तरीके से, अंदर से, और ये इस तरीके से चल रही है, ऐसे, ऐसे, इसको बोलते हैं सर्पिलाकार। तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कैसा है, सर्पिलाकार, दिख रहा होगा, ऐसे घूमती हुई, ठीक है। अब इसी में कहीं ना कहीं हम हैं, वो जहां हम हैं जब सूर्य करेंगे तब देखेंगे कि इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है और कितने टाइम में वो चक्कर लगाता है। तो फिलहाल तो ये अपनी गैलेक्सी है, और इसमें अभी हम आते हैं यहाँ पे। तो तारामंडल, तारामंडल क्या है, तारों का समूह, और तारों का समूह इसमें छूट गया है दिखाने से। फिलहाल तारामंडल क्या होता है, तारों का समूह, मंडल का मतलब वही है, समूह है ना। और जो ये समूह है तारामंडल, वो किस तरीके से है, तो तारे क्या करते हैं, अब हजारों लाखों करोड़ों तारे हैं, तो क्या किया गया कि वो कुछ अलग से शेप बना देते हैं, मतलब उनकी शेप दिखती है हमें, आकृति दिखती है। वो जो एक तारों के एक समूह की एक विशेष आकृति है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, तारामंडल। अब अपने 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 दर्शन के अनुसार, अगर भारत के अनुसार देखें, तो जो तुम लोगों ने देखा होगा क्या, नक्षत्र, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, नक्षत्र सामान्यतः इनको बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नक्षत्र नहीं, नक्षत्र जैसे अपने 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, राशियां तो पता होंगी, मेष, मीन, कन्या, ये सब जो राशियां होती हैं, नक्षत्र सुने होंगे, सबने सुने होंगे। तो वही, हाँ, हाँ, अनुराधा, चैत्रा, तो वो सब जो नक्षत्र हैं, तो नक्षत्र, राशियां, ग्रह, इन सबको मिला के हम तारामंडल बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब तारों का एक विशेष समूह जो कोई शेप, कोई आकृति बना रहा है, सामान्य तो ये। और बाकी अगर अपने धर्म के दर्शन के हिसाब से देखोगे तो वो अलग अलग है कि नक्षत्र क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, तो वो सब उन्हीं से देखते हैं ना, जो ज्योतिष वाले होते हैं वो गणना करके बताते हैं, तो वो सब इन्हीं के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल वर्तमान में लगभग में 88 तारों का समूह, ज्ञात समूह है, किस तरीके से वो है। अब उसमें से एक को तो ध्यान रखना ही रखना है, इसको, ध्रुव तारे को, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और कंफ्यूज कर देता है। तो ध्रुव तारे का नाम सबने सुना होगा, है ना। देखो, ध्रुव तारा केवल एक तारा नहीं है, पहली चीज ये बात याद रखनी है। ध्रुव तारा तारामंडल में भी हम नहीं गिन रहे हैं, ध्रुव तारा केवल एक तारों का समूह मान रहे हैं हम, 3 4 5 तारों का समूह। यहाँ पे मैंने लिख दिया है जिससे कि याद रह जाए, ठीक। तारामंडल में हम उसको अलग से बता रहा हूँ। ध्रुव तारा क्या है, तारों का एक समूह है
और होता क्या है, ये कहाँ पर है, पृथ्वी के, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुव वो कौन सा तारा है जो अपनी दिशा के कभी नहीं बदलता, क्योंकि तारों की क्या है, दिशाएं बदलती रहती हैं, कभी इधर, जैसे सूर्य है तारा ही तो है, सूर्य भी एक तारा है, उसकी दिशा बदल रही है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। लेकिन जब ध्रुव तारे को देखते हैं तो वो केवल उत्तर दिशा में दिखाई देता है। क्वेश्चन याद रखना, ध्रुव तारे की दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में दिखाई दे रहा है। और ध्रुव तारा जो है वो इसलिए केवल उत्तर दिशा में दिखाई देता है, वो बता भी देता हूँ प्रैक्टिकली में, क्यों केवल एक ही दिशा में, वही क्यों दिखाई देता है और क्यों दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि देखो सारे तारे, पहली बात, हमें पृथ्वी से नजर नहीं आते हैं, बहुत बहुत डिस्टेंस पर हैं। जो ज्यादा चमकीले या पृथ्वी के थोड़े पास है वो नजर आ जाते हैं। अब या तो ज्यादा चमकीला हो या थोड़ा पृथ्वी के पास हो। सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल पास में है, सबसे पास है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है और ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। अब देखो सूर्य यहाँ पर है, ध्यान करना, एक सूर्य है, ये सूर्य हो गया, यहाँ कोई दूसरा तारा, यहाँ कोई दूसरा तारा, यहाँ कोई दूसरा तारा, यहाँ कोई दूसरा तारा। जब पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी घूम रही है, तो जो यहाँ पर होगा उसकी पोजीशन देखो चेंज होती चली जाएगी। आप लोग कहाँ पर हो, मान लिया यहाँ पर इंडिया में ही हो फिलहाल, है ना, तो यहाँ पर जो हो, अभी यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, जब ये पृथ्वी घूमेगी तो इसकी दिशा चेंज होती चली गई अपने अकॉर्डिंग, जो जहां पर होगा। अब सोचो इसकी जगह अगर यही तारा यहाँ आ जाए, इस जगह, कितनी भी घूमती रहे, अब तो इसकी दिशा चेंज नहीं हो रही ना। अब तो जो यहाँ से दिख रहा होगा उसको यहीं दिख रहा होगा, है। अगर और भी अगर समझ नहीं आया तो खुद खड़े हो जाना और देखना, अगर ये चीज यहाँ पर रखी हुई है तो अगर ऐसे घूमोगे तो दिशा चेंज हो रही है इसकी, लेकिन सीधी इसके सिर के ठीक ऊपर है, तो कितना ही भी घूमते रहो तुम चक्कर खा के गिर जाओगे, लेकिन वो सिर के ऊपर ही रहेगी बिल्कुल। तो वही क्या है, ध्रुव तारा। ठीक है, ध्यान रह जाएगा, ये यहाँ पर तारों में होना चाहिए था, यहाँ पर डल गया है, तो इसको फिलहाल यहीं कर लेते हैं। आगे क्या है, सौरमंडल। सौरमंडल में क्या है, हमारे सूर्य है, सूर्य के ग्रह हैं जितने भी 8-9 जो भी आएंगे करेंगे, उन ग्रहों के उपग्रह हैं, और साथ में क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक। ये हो गए, इन्हें अभी देखेंगे एक एक करके, चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं। ये सूर्य हो गया, ये ग्रह हो गए, कुछ अंदर वाले ग्रह, कुछ बाहर वाले ग्रह, और ये जो है वो क्षुद्र ग्रह, ये पट्टियां जो दिख रही होंगी वो क्षुद्र ग्रह की। तो इन्हें पूरे सौर मंडल को हमें अलग से करना ही है, तो इसको यही रहने देता हूँ। अब इसके बाद में एक चीज और आती है यहाँ पर, धूमकेतु। अब ये धूमकेतु क्या है, तो धूमकेतु इस ब्रह्मांड में घूमने वाला अलग से, जिसको हम बोलते हैं पुच्छल तारा। ये पुच्छल तारा, पुच्छल तारा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी एक पूंछ है। और वो पूंछ क्यों है, देखो ये पिंड है, एक पिंड, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा पिंड, हो सकता है ये पृथ्वी जैसा, पृथ्वी से थोड़ा छोटा, पृथ्वी से और बड़ा, ऐसा कोई पिंड। और ये स्वतंत्र रूप से इधर उधर भाग रहा है, ध्यान रखना जो जो शब्द बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर लिखा नहीं गया है लेकिन लिख लेना, स्वतंत्र रूप से इधर उधर भाग रहा है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखना, स्वतंत्र रूप से है, चक्कर सूर्य के नहीं लगा रहा है, स्वतंत्र है, लेकिन इसका जो समय है वो निश्चित होता है। जैसे 12 साल में आया तो 12 साल बाद दोबारा आ जाएगा, अब किस हिसाब से घूम रहा है तो वो देखो। तो धूमकेतु क्या, एक पुच्छल तारा है, इसको पुच्छल तारा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक पिंड है और वो जलता हुआ पिंड है। और जब जलेगा, मान लिया हमने कोयले को जलाया, उठाया और फेंका, तो जब उसे फेंकेंगे, यहां से मान लिया मैंने इधर की तरफ फेंका है, तो तुम लोगों को क्या दिखेगा, कोयला दिखेगा, या फिर कोयले के साथ जलती हुई उसकी आग भी दिखेगी। आग दिखेगी ना जब जल रहा है, और जब वो आग दिखेगी, हम उसको तेजी से फेंक रहे हैं, तो वो क्या करेगी, एक लाइन बनाती हुई जाएगी आग। और जब लाइन बनाती हुई जाएगी तो ऐसा लगेगा कि पूंछ है, ऐसा लगेगा, तो उसी लिए उसकी पूंछ दिखाई देती है, जब पूंछ दिखाई देती है तो उसको उच्छल तारा बोल रहे हैं, याद रह जाएगा। अब ये जो पूंछ है इसको ध्यान रखना, ये सूर्य के विपरीत दिखाई देती है, अभी दिखाऊंगा, अभी मैं, सूर्य के विपरीत दिखाई देती है। परिक्रमण पथ अनिश्चित होता है, मैंने पहले बताया, स्वतंत्र अनिश्चित पथ है, लेकिन निश्चित समय निश्चित, दो चीजें, पथ जो रास्ता है वो अनिश्चित। जैसे तुम यहाँ पे आए, कभी इस वाली गली से आगे, कभी उस वाली से गली से आगे, उस वाली से गली से आगे, है ना, लेकिन टाइम क्या है, टाइम निश्चित, 10 बजे तो 10 बजे, याद रह जाएगा अब तो क्या है निश्चित और क्या निश्चित, पथ अनिश्चित और टाइम निश्चित। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ। अब है क्या, एक मुख्य धूमकेतु है जिसका नाम है हैली, किताबों में खूब पढ़ रखा होगा। हैली धूमकेतु जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखता है,
1986 में दिखा था, अब लगा लो 76 वर्ष बाद कब दिखेगा, मिल सकता है तुम लोगों को। तो फिलहाल हो गया। अब देखो यहाँ, ये हमारा, ये कोई स्टार है, मतलब सूरज है ऐसा मान लेते हैं, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये इधर से निकल के जा रहा है, ये पुच्छल तारा, यहाँ इसमें आग लगी हुई है, और जब ये तेजी से जा रहा है तो यहाँ पूंछ दिखाई दे रही है, इसकी जलती हुई पूंछ। अब जब सूरज की तरफ जा रहा है तो यहाँ पूंछ क्या रहेगी, इसके विपरीत दिशा में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि पूंछ इसकी विपरीत दिशा में, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, तो ये हमारा हो गया फिलहाल, समझ में आ गया। आकाशगंगा क्या, तारामंडल क्या, सौरमंडल क्या, धूमकेतु क्या, ये चार सारी चीजें होगी। इसके बाद आते हैं ये हिग्स बोसान, ये भी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए यहाँ पे बतानी जरूरी है। हिग्स बोसान क्या है, यहाँ पे दो शब्द हैं, एक हिग्स है और दूसरा बोसान है। तो ये याद रखना है, डॉक्टर हिग्स और ये बोस, है ना। जैसे कई जगह की बोली होती है, पापान ने ये कर लिया, है ना, भैयान ये कर रहा है ना, वैसी सत्येंद्र नाथ बोस, तो बोसान यानी कि बोस की थ्योरी। ठीक, तो बोस ने एक थ्योरी दी, कुछ थ्योरी दी, अब उसको यहाँ पे नहीं, वो अलग पार्ट है, बहुत बड़ा है। मतलब ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए कि ब्रह्मांड का और छोर क्या है, क्यों ये घूम रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, इतनी तीव्र गति से अगर जा रहा है तो, कोई भी पिंड अगर इतनी तीव्र गति से जा रहा है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट आएंगे, उन सब को जानने के लिए जो बोस ने पहले थ्योरी दे रखी थी, उस थ्योरी को आधार बनाकर डॉक्टर हिग्स के द्वारा, समझ गए क्वेश्चन। सत्येंद्रनाथ बोस कहाँ, अपने यहाँ के हैं, ये विदेशी हैं। तो जो सत्येंद्रनाथ बोस अपने यहाँ के हैं वैज्ञानिक, उनकी थ्योरी के आधार पर डॉक्टर हिग्स ने एक प्रैक्टिकल किया। वो प्रैक्टिकल क्या था, प्रैक्टिकल बहुत बड़ा है, उसको हम ऐसे समझ लेंगे कि तीव्र गति से एक जगह से प्रोटॉन बीम्स, यहाँ ये प्रोटॉन्स को तीव्र गति से बहुत तेजी से गुजारा और उनकी टक्कर करवाई, और फिर देखा कि उसमें इफेक्ट क्या आएगा। तो जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे पिंड हैं, वो एक साथ टक्कर, खुले, तेजी से आना जाना, उन सब के बारे में यहाँ पर पता चलता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बस इतना ही है, वनडे एग्जाम के लिए इतना ही काफी है कि ब्रह्मांड के रहस्य जान, हिग्स बोसान क्या है, तो ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सत्येंद्रनाथ बोस की थ्योरी के आधार पर डॉक्टर हिग्स के द्वारा किया गया प्रैक्टिकल, और उस प्रैक्टिकल में क्या किया, जो प्रोटॉन्स थे उनको तेज गति से निकाला गया प्रोटॉन बीम से, और जब वो टकरा रहे हैं तो वही जो प्रोटॉन्स है उनको बोला गया है कि वो क्या है, गॉड पार्टिकल, मतलब भगवान का वही कण है, जिसको हम बोलते हैं कि भगवान कण कण में निवास वास करते हैं। तो वो जो कण कण में वास करते हैं, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में वास कर रहे हैं, तो वो जो सूक्ष्म कण है, उस कण को गॉड पार्टिकल का नाम दिया, समझ में आ गया। तो गॉड पार्टिकल क्या, हिग्स बोसन, हिग्स बोसन क्या, प्रोटॉन को एक प्रैक्टिकल, और ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए, केवल इतना काफी है वनडे एग्जाम के लिए। हाँ अभी, हाँ 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 वही है। वही है, एक प्रैक्टिकल, देखो ये चलते रहते हैं, शोध चलते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाई, हाँ, उस सुरंग में से वही सारा, हाँ हाँ, नहीं पहली बात है ये उससे, हाँ पहली बात है पुरानी। अब देखो यहाँ पे ये कुछ फैक्ट हैं, ये फैक्ट याद रखने हैं जरूर, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी हमने आकाशगंगा समझ में आ गई, ठीक है, तारे समझ में आ गए, तारा समझ में आ गया, तारों को डिटेल में करेंगे, तारा होता क्या है वो अगला टॉपिक रहेगा। तारा क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कब बनता है कब खत्म होता है, सूर्य किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारा अगला टॉपिक है। लेकिन वो तारा हमने थोड़ा सा देख लिया है। तो आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा जो है वो साइरस, पहली चीज। ठीक है, क्यों ये चीज यहाँ पे बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही तारा है, सूरज। ठीक है, तो वो सूर्य नहीं, उसके अलावा भी और भी तारे हैं। तो हमारी आकाशगंगा का जो सबसे, आकाशगंगा कौन सा, वही मिल्की वे, उसका जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है, साइरस, इसको याद रखना। साइरस, या इसका दूसरा नाम डॉग स्टार भी इसको बोल देते हैं। हाँ, डॉग स्टार, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना है। फैक्ट है ये याद रखने जरूरी है। सबसे चमकीले तारों का समूह,
ओरियन नेबुला। मैंने बताया तारों का समूह होगा, तो उन समूह में जो सबसे चमकीला है, जो सबसे ज्यादा रोशनी वाला है, वो कौन सा है? ओरियन नेबुला। रोशनी तारों की बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, वो बाद में कल को देखेंगे, ठीक है? क्यों, कैसे? तो ओरियन नेबुला सूर्य के सबसे निकट तारा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर हमें आ जाता है पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा होगा? पृथ्वी के सबसे निकट वाला तारा ये नहीं होगा, सूर्य होगा। सूर्य भी एक तारा है ना, तो सब पृथ्वी के सबसे निकट वाला तारा सूर्य। और सूर्य के अलावा पृथ्वी से निकट तारा अगर ये आ जाता है तो कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। या फिर सूर्य के निकट सबसे तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सौरमंडल के निकट सबसे तारा कौन सा है सूर्य को छोड़कर? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, हर तरीके से। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है अल्फा सेंचुरी, ये ऑप्शन में नहीं है तब इसको लगाएंगे। ठीक। उसके बाद में है सबसे पास वाली आकाशगंगा। जो हमारी आकाशगंगा है, बहुत सारी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में है, लेकिन अपनी आकाशगंगा के जो सबसे पास में पड़ रही है वो कौन सी है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, थोड़ा सा नाम याद रखना है, फैक्ट है। एंड्रोमेडा। नवीनतम आकाशगंगा जो सबसे बाद में नई खोजी गई आकाशगंगा है, तो वो कौन सी है? ड्वार्फ आकाशगंगा, ड्वार्फ। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, उनको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? सारी की सारी चीजें ब्रह्मांड से रिलेटेड, सारी की सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो चलेगा वो चलेगा कौन सा? सूर्य और तारा। तारे को जब हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे, सूर्य को समझ लेंगे, फिर आएगा सौरमंडल। ठीक है, तो ये टॉपिक आज का इतना ही रहने देता हूँ। सारी चीजें मैंने दिखा भी दी हैं किस तरीके से क्या है। चलो बस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं।